In this video, we will study about the AC voltage applied to a series LCR circuit. So, हम इस वीडियो पर चर्चा करने से पहले हम ये बात करना पसंद करेंगे कि हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अभी हमने इंडक्टर रेजिस्टर के ऊपर अप्लाई करना सीखा है, इंडक्टर के ऊपर अप्लाई करना सीखा है और कैपेसिटर के ऊपर अप्लाई करना सीखा। और उसमें हमने ये देखा था कि जब हम रेजिस्टर के केस में हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ वोल्टेज को सोर्स के साथ जोड़ते हैं तो जो आपकी इनपुट वोल्टेज जो रहती है V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी रहती है। तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग करंट इन केस ऑफ रेजिस्टर जो आपने नोट किया है वो आता है I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। मीन्स देर इज ए फेज रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू के जो वोल्टेज अक्रॉस द नेटवर्क एंड द करंट अक्रॉस द रेजिस्टर जो दोनों सेम फेज में होते हैं। और यदि हम यही वोल्टेज को हम कैपेसिटर से के अक्रॉस लगाते हैं, यदि हम इसको कैपेसिटर के अक्रॉस लगाएं तो आपका जो करंट आता है वो इस तरीके का आता है I इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट एंड देन साइन ऑफ दिस इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसका मतलब जो करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज से अहेड हो जाता है बाय एन एंगल पाई बाई टू। और यदि हम इसी वोल्टेज को हमने इंडक्टर के अक्रॉस लगाया तो हमारे पास करंट जो आउटपुट थी वो उसका आंसर आया I इज इक्वल टू आई एम एंड देन साइन ऑफ दिस इज ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब सवाल ये है कि यदि आप तीनों को ही इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को इसी सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ लगाते हैं तो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कितना रहता है और I और V के बीच में क्या फेज रिलेशन डेवलप होता है, ये हमारे टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है। सो यहाँ देखिए आपके पास ये कोई एक रेजिस्टर है जिसका अपना रेजिस्टेंस R है और this is a capacitor of a capacitance C and there is one inductor of inductance L. So all these three are connected in series. इन सबको हम सीरीज में इस अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ जोड़ देते हैं जहाँ से जो इनपुट वोल्टेज है वो सिंपल हार्मोनिकली वेरी करेगी और ये जो E0 जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है इसको वो फ्लक्चुएट करेगी। अब यदि हम किरचॉफ्स लूप की बात करें, किरचॉफ्स लूप रूल की बात करें तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर जो डेवलप होती है वो है V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज VC दैट इज इक्वल टू Q अपॉन C and voltage drop across the inductor is equal to L di upon dt. So यदि मैं फैराडे लॉ को अज्यूम ना करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब हम एक लूप रूल का इस्तेमाल करते हैं। किरचॉफ्स लूप रूल के अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो अक्रॉस द लूप द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब साफ है कि यहाँ से यदि हम इनपुट को, क्योंकि हम मैथमेटिक्स जब हम कर रहे हैं तो इसको हम कुछ इस तरीके से लेते हैं V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, बोथ हैव सेम मीनिंग। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ये वोल्टेज होगी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दिस विल बी इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी प्लस दिस इज आई आर प्लस Q upon C. So this is the voltage across the inductor, this is the voltage across the resistor and this is voltage across the capacitor. इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब हमारा आर्टिकल आगे प्रोसीड कुछ इस तरीके से करेगा कि आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट निकालना है और दूसरा आपको निकालना है कि जो ये वैल्यू है V, राइट, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द this entire network, the phase relationship। हमने बार बार ये देखा कि जब हमने
दिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द रजिस्टर, तो एक करंट आया और उसके बीच में एक रिलेशनशिप था। यहाँ भी हमने करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप देखा, पर हमने यहाँ इंडिविजुअल करंट एलिमेंट्स को इसके बीच में अटैच किया था। अब हम ये देख रहे हैं कि यदि हम एल सी आर को तीनों को हम यदि सीरीज में यहाँ लगाते हैं तो आई और वी के बीच में क्या फेज रिलेशनशिप होता है। इसको पढ़ने के लिए हमारे पास दो मेथड है। मेथड नंबर वन इज फेज डायग्राम सोल्यूशन। दिस इज द फेजर, एक हमारे पास है फेजर डायग्राम सोल्यूशन, एक तरीका, और जो दूसरा तरीका है आपके पास वो है एनालिटिकल सोल्यूशन। राइट, हम अपनी चर्चा जो है वो फेजर डायग्राम सोल्यूशन के साथ आगे कैरी करेंगे, और इसके लिए आपको इस डायग्राम की भी ज़रूरत पड़ेगी और ये जो इंटायर नॉलेज जो जिसकी मैंने अभी बात की है इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कोशिश करते हैं कि अब पेज नहीं बदला जाए क्योंकि पेज की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। नहीं जाएगा आगे। सो ओके, so I'll try to shift my discussion to the next page. So now we'll start with the phasor diagram solution. हम सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाना पसंद करेंगे और उसी फेजर डायग्राम से हम इस सारे आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम शुरू करते हैं कि आपके पास ये जो फेजर डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनेगा। हम कोशिश करते हैं कि यदि मेरे टूल ये काम करते हैं तो एक सुंदर डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। यस, well, it is supporting now. So see here, it will look like this. Okay, so सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपका जो करंट फेजर है जो पूरे सर्किट में, क्योंकि ये सर्किट जो है इसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर जो है वो सीरीज़ में है, इसलिए उनके बीच सारे सर्किट में करंट जो है वो एक ही रहेगा। करंट आई इज़ देयर इन द सर्किट। फिर हम इसकी हेल्प लेते हैं कि हमने पढ़ा है कि यदि हम एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ यदि रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो जो वोल्टेज होती है और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस का जो फेजर होगा उसकी डायरेक्शन और आई जो है वो सेम होंगे। और जो वोल्टेज जो है, अब आप देखिए कि जो वोल्टेज अक्रॉस द, आप फार्मूला याद करिए कि जो करंट का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। किस केस में? इन केस ऑफ इंडक्टर। आप ये देखें कि इंडक्टर में जो करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज से पीछे रह जाता है। यदि ये करंट जो है वो सर्किट का करंट है तो ये इंडक्टर से भी फ्लो कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है वो इस लाइन में है। राइट, सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वोल्टेज फेजर अक्रॉस द इंडक्टर। सो इसी तरीके से आपको दूसरी इक्वेशन भी याद करना है। यदि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू आई एम एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, सो दिस इज फॉर द केस ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर के लिए वैल्यू है। और कैपेसिटर में आप देखिए कि जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई टू एंगल लीड करता है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? दिस इज द voltage phasor across a capacitor. So this is the voltage phasor across an inductor. अब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। और आपने इक्वेशंस देखा है कि जो सर्किट में करंट बहेगा वो करंट का इक्वेशन होगा I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एंगल है वो होगा ओमेगा टी प्लस फाई। ध्यान से देखिए, राइट।
So this is all about this. This is a phasor diagram. So now we have to draw a corresponding diagram to this diagram. This is figure number आप 2 लिख सकते हैं इसको. This is figure number 2. So now we'll draw one more figure, figure number 3. आप ऐसा करें कि ये देखिए जरा, ये हमारे पास है voltage across the resistor, and this is the voltage across the inductor, and this is the voltage across the कैपेसिटर. अब हम एक इसका फेजर डायग्राम अलग से बनाने की कोशिश करते हैं और आपको फिर इसे समझाने की भी कोशिश करते हैं अपनी ओर से. ये देखिए, आप देखिए कि ये जो है हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, ये इसी एंगल पर रहेगा. दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, राइट. नाउ इफ आप एक ऐसा केस चूज करिए, यदि आप मान लीजिए कि जो VC है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, बट विल हैपन देन आपको इसको यदि वोल्टेज मतलब इन दोनों को एक फेजर एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो वेक्टर की लेंथ है वो अब शॉर्ट हो जाएगी, right? Earlier you have seen that the VC is so large. So here in this case, this is represented by BC plus VL because both of these voltages are in the opposite direction. So for example, this is the resultant. Let V is the resultant of these two. Okay, so let V is the resultant. So this is like this, and this is the resultant voltage. Okay, and this is the direction of current also. Okay, you know it, VR and I are in the same direction, and I और V के बीच में एक एंगल एग्जिस्ट करता है. this angle is phi, and if this angle is phi, then this angle is omega t. भाई, because I और I का जो एंगल है, this is already omega t plus phi. So this part is phi. Now phi is the angle that exists between the voltage across the source and the current, right? So how to represent now this? This is VC plus VL, and in magnitude, if I will try to write it in another way around, ये देखिए कि ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा VC plus VL, VC plus VL. So अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है V इज इक्वल टू VR वोल्टेज फेजर अक्रॉस द रजिस्टर प्लस VC प्लस VL. दिस इज ऑल अबाउट इट. और ये तो फेजर की बात हो गई. यदि हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज की टर्म में यदि बात करें, सो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज जो है वो यहाँ रहेगी. दिस पार्ट इज, इसको आपको थोड़ा समझने में मुश्किल नहीं आनी चाहिए. दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स, राइट, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, राइट, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू इट ये आपके पास जो पार्ट हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड में हम यदि बात करें तो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर and maximum value of the voltage across the inductor because both are oppositely directed. So ये साइड जो है वो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ लगा दीजिए. आपके पास बन जाएगा VM स्क्वायर. अब आप इस पेन का इस्तेमाल करते हैं हम, ये आपको आसानी रहेगी. VM स्क्वायर इज इक्वल टू VRM square, maximum value of the voltage across the resistor, plus VCM minus VLM square. Okay, and then while I can write it like this also in terms of current. So this is VM is equal to, this is IM and R square plus, this could be written as IM and XC minus IM
XL whole square. So this is BM square is equal to, now IM square could be taken outside. You are left with R square plus XC minus XL square. Okay, so you will have now, this is simple mathematics now, IM square is equal to VM square over R square plus XC minus XL square. So this is IM is equal to, this is VM over square root, this is R square plus XC minus XL square. So this now, this using Ohm's law, using Ohm's law, V is equal to IR, and then I is equal to V upon R. So see carefully, if this is voltage, this has to be a resistance. This has to be a resistance. So in case of resistor, if there is a single current element in the circuit, then R is a resistance. If there is a single inductor in the circuit, then XL is a resistance. If there is single capacitor as an element in the circuit, then XC is the resistance. So now what about this term? This term is the resistance, but it is because of all this L, C and R. So I will mark it as, I cannot mark it as R, but I will consider it as a some another term, new physical quantity, that is Z. So here Z is the impedance of the, is called impedance of the entire electric network. This is R square plus XC minus XL square. So you can write it like this: IM is equal to VM over Z, where Z is the impedance of the circuit. Okay, so this is the resistance because of the three current elements. These are inductor, capacitor and resistor. Okay, so now we further shift our discussions to now the another page, and this is called the impedance triangle. That is also very important for us to study about. So see here, this is from this diagram. I would like to draw this diagram, but it will be a bit lengthy process. आपने जो पीछे वाला जो डायग्राम आपने देखा है, उसको आप एक बार देख लीजिए और फिर यहाँ से ये डायग्राम समझना आपको आसान हो जाएगा. हमें जो ये वाला साइड है, ये वोल्टेज अक्रॉस द नेटवर्क को बताता है, और VR और वोल्टेज अक्रॉस द नेटवर्क के बीच में एंगल फाई है. तो इसको जो वोल्टेज अक्रॉस द, जो इसको थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए आप, ये जो आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल को समझना बड़ा आसान हो जाएगा. ये जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरीके से है, राइट. सो ये जो है वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स वोल्टेज है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं: करंट इन द नेटवर्क एंड इम्पीडेंस. ओके, टोटल इम्पीडेंस ऑफ द नेटवर्क. ये है इस साइड से है VR, तो ये है I एंड R. सो दिस इज द सेम एंगल, इसको आप IM लिख सकते हैं. And this is XC minus XL. This is what the BC minus VL. तो ये हो जाएगा I टाइम XC minus XL. अब आपको इसको ध्यान में रख के जो इम्पीडेंस ट्राइंगल है उसको समझना है, और इनके बीच में यहाँ एंगल फाई है. ओके, सो जो ये वाला Z वाला साइड, यदि आप इसको L करंट को आप कॉमनली यदि आप डिलीट कर देते हो, तो आपके पास सेम इम्पीडेंस ट्राइंगल जो है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे बन जाएगी. रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड इंडक्टर. सो अब आप यहाँ देखिए, अगले पेज पर आप चलिए. अब ये देखिए, आप ये है रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इंटायर नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर. ओके, एंड द एंगल एग्जिस्ट बिटवीन द टू इज फाई. आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए जो एंगल है वो यहाँ फाई एग्जिस्ट करता है. दिस इज द एंगल फाई इन द इम्पीडेंस डायग्राम. ओके, सो
अब आप इसको समझिए, अब आसान काम है आगे। यहाँ से आप tan phi निकाल सकते हैं। ये देखिए tan phi जो होगा, इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दैट इज इट इज़ XC माइनस XL अपॉन R, राइट। सो इसको आप लिख सकते हो आगे, XC इज इक्वल टू 1 upon omega C and XL is L omega and this part is R. So this is the way you can discuss. So we will discuss further it in various problems also. अब इसको आगे हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। यदि ऐसा हो जाए, if XC is greater than XL, यदि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस से बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। यदि ये वाला पार्ट पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब फाई जो है वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि जो करंट है दिस विल लीड द वोल्टेज बाय एन एंगल पाई बाई 2। ये कंक्लूजन, आई लीड द वोल्टेज बाय पाई बाई 2। और ये जो कंडीशन होगी वो होगा कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट होगा ये। और दूसरा केस होगा इफ XC इज लेस देन XL, यदि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस से कम होगा, व्हाट विल हैपन देन, करंट I lags behind the voltage by pi by 2. Okay, so now this is the now phasor diagram. ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था इस आर्टिकल का कि हमने I को निकालना है। I को हमने निकाला है, वो हमने आपको पिछले पेज में यह बताया कि I कैसे निकलेगा। I is now here, ये हम निकालना चाहते थे। IM is equal to VM upon Z। सो हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है इस आर्टिकल का, ये देखना कि जो करंट फेज़र है और जो वोल्टेज फेज़र है उसके बीच में फेज़ रिलेशनशिप क्या रह जाता है। तो ये डायग्राम आपको बताता है ये दोनों के बीच में एक फेज़ रिलेशनशिप होगा फाई, और दिस इज एट एन एंगल ओमेगा T1। दिस इज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विद यू, दिस पार्ट इज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विद यू, and this is rotating in the anti-clockwise direction. So voltage phasor is also rotating in the anti-clockwise direction. As a result of this simple harmonic wave will be generated. So I is the current phasor is less than the voltage phasor always, and there is a phase difference between the two. So one important thing I would like to discuss with you, that the phasor diagram solution method has some disadvantages. So phasor diagram say nothing about the initial condition. ये initial condition के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं देता। हम हर आर्टिकल में हम क्या करते हैं, कोई एक वैल्यू ओमेगा T1, कोई टाइम T1 हम पूरे साइकिल में चूज कर लेते हैं, इनिशियल कंडीशंस का ध्यान नहीं रखते, और ये जो है हम एक रिलेटिव एंगल बिटवीन द डिफरेंट फेजेस हम बना देते हैं। जो इससे हम जो सोल्यूशन ऑब्टेन करते हैं इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट सोल्यूशन, राइट। दिस सोल्यूशन इज स्टेडी स्टेट सोल्यूशन, ओके। बट दिस इज नॉट द जनरल सोल्यूशन, ये जनरल सोल्यूशन नहीं है। एडिशनली वी डू हैव द ट्रांसिएंट सोल्यूशन ऑल्सो, वी डू हैव transient solution. We do have transient solution for this problem also. So the solution of the problem is the sum of the both base, the steady state solution and the transient solution. So this transient solution works when B is equal to 0. When the instantaneous voltage will become 0, it also exist even for V is equal to 0. So the general solution is the sum of both the transient solution and the steady state solution. So after sufficiently long time, the effect of the transient solution die out. कुछ समय के बाद जो है वो transient solution जो है ये die out हो जाता है, and you have to carry with the steady state solution. So this is all about this video. If you have any confusion, यदि हम कोई चीज़ आपको सही तरीके से नहीं समझा पाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और हम उसका जो निदान है या तो हम वीडियो आपको दोबारा एक नया अपलोड कर सकते हैं, और यदि कोई आपको सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। किसी भी तरीके की क्वेरी हो आप
निधड़क होकर उसको डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।